Hi friends, so today our topic is a counterbalancing current in the transformer। जो काउंटर बैलेंसिंग करंट I1 डैश से मैंने इधर डिनोट किया है वो क्यों और कैसे ट्रांसफॉर्मर में से करंट फ्लो होता है तो वो देखेंगे। तो ये सिंपली कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर दिखाया गया है। उसमें जो V1 है वो सप्लाई करंट है, सप्लाई वोल्टेज है सॉरी, और I1 है जो करंट है। और ये जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है उनको N1 से डिनोट करता हूँ, और ये जो सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न्स उसको N2 से डिनोट करते हैं। इधर जो इनबिल्ड मतलब जो वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम E1 ले लेते हैं, और आइडियल में V1 और E1 दोनों सेम रहते हैं। इधर भी जो जनरेट होगा वो E2 होगा, और रजिस्टर रिएक्टिव कंपोनेंट के कारण ड्रॉप होने के कारण आउटपुट में जो V2 मिलता है वो E1 से E2 से लेस होता है। मतलब ये जो V2 मैंने अभी लिखा है ये V2 वो E2 से कम होता है, क्योंकि रजिस्टिव रिएक्टिव ड्रॉप भी हमको कंसीडर करना रहता है। तो अभी I1 डैश, तो पहले I1 डैश को समझने के लिए आपको I1 समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ I1? जो करंट S में से फ्लो हुआ वो I1 क्या है? I1 इज़ अ फेज़र सम ऑफ I0। I0 मतलब एक्साइटिंग करंट, प्लस मतलब फेज़र सम है तो मैं कुछ ऐसा दिखा दूँ तो अच्छा रहेगा। इट इज़ अ फेज़र सम ऑफ I0 प्लस I1 डैश। अभी I0 क्या है? ये जो I0 है वो क्या है? तो I0 जो अभी मैंने बताया वो एक्साइटिंग करंट है। वो कैसे बनता है? इट इज़ ऑल्सो फेज़र सम ऑफ IE एक्टिव कंपोनेंट प्लस क्वाड्रेचर कंपोनेंट IM और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। इट इज़ ऑल्सो फेज़र सम ऑफ दिस टू। तो अभी IE क्या करता है? तो वो जो लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, उसके कारण जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है उसको कंट्रीब्यूट करता है। मतलब वो एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने के कारण, लॉस के कारण जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है वो IE है, ऐसा आप याद रखो। और जो IM क्या है? IM का मेन यूज़ कोर में फ्लक्स जनरेट कराने के लिए रहता है। तो जो कोर में जो फ्लक्स जनरेट होता है उसको मैं मेन फ्लक्स से डिनोट करता हूँ φm। तो वो जनरेट कराने के लिए किसका यूज़ होता है? IM का यूज़ होता है। तो ये I0 होगा। अभी I1 डैश को समझते हैं, क्योंकि ये जो करंट I1 फ्लो होता है जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में से, वो ये दोनों का I0 प्लस I1 का फेज़र सम होता है। नहीं, एक अकेला I1 डैश नहीं होता, I0 भी होता है, उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है? I1 डैश को समझना है, तो वो पहले समझ लेते हैं। तो अभी I1 डैश को समझने के लिए आपको पहले सिंपल इसका वर्किंग समझना पड़ेगा कि क्या होता है एक्चुअली, अंदर क्या हो रहा है ट्रांसफार्मर में। तो जब भी V1 सप्लाई दिया जाता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, तो सिंपली करंट I1 फ्लो होता है। I1 के कारण कोर में फ्लक्स होता है। मतलब I1 जो करंट फ्लो होगा प्राइमरी वाइंडिंग से, उससे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कोर के साथ लिंक होगा, और कोर में से फ्लक्स फ्लो होगा, और वो मतलब जनरेट होगा। फ्लो होगा ऐसा नहीं बोल सकते, फ्लक्स फ्लो नहीं होता, फ्लक्स जनरेट होता है कोर में। और वो जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो सेकेंडरी के साथ भी लिंक करेगा और प्राइमरी के साथ भी लिंक करेगा। ये जो φm जो फ्लक्स है वो दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक होगा, नहीं कि सेकेंडरी के साथ लिंक होगा। φm दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के साथ लिंक होगा। इसको मैंने मेन फ्लक्स से डिनोट किया है। तो ये जो फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक होगा इसके कारण E1 जनरेट होगा, और E1 ये जो मैंने दिखाया है ये E1 है, वो जनरेट हुआ प्राइमरी, और वो V1 का अपोज करेगा। मतलब E1 जो है वो V1 से उल्टा है, मतलब इसका अपोज हो रहा है। इसी के कारण तो ट्रांसफॉर्मर में स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बैक EMF जो जनरेट होता है प्राइमरी वाइंडिंग में वो V1 का अपोज कर देता है, और प्राइमरी जो करंट I1 फ्लो होता है उसको मेंटेन रखता है। तो ये तो हो गई प्राइमरी की बात। अभी सेकेंडरी में क्या होता है? तो ये जो फ्लक्स सेकेंडरी के साथ भी लिंक होगा, और सेकेंडरी में भी EMF इंड्यूस होगा, उसके कारण करंट I2 फ्लो होगा। अभी I2 जो फ्लो होगा, इधर कुछ भी लोड कनेक्टेड रहेगा, ये आपको लोड से डिफाइन कर देता हूँ। तो ये जो करंट फ्लो हुआ उसके कारण इसके अंदर फ्लक्स मतलब करंट फ्लो होगा तो उसका फ्लक्स भी जनरेट होगा, φ2 जनरेट। अभी ड्यू टू लेंज लो क्या बोलता है कि ये जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। मतलब आपको लेंज लो का थोड़ा भी बहुत मालूम होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों अपोज करता है।
तो ये जो लेंज लो के कारण ये जो phi2 जनरेट हुआ सेकेंडरी में एंडिंग में, वो मेन फ्लक्स phi m का अपोज करेगा। अभी अपोज करने के कारण जो इधर जो फ्लक्स हुआ वो इसका अपोज किया, तो अपोज किया मतलब phi m डिक्रीज़ हुआ क्योंकि इसका अपोज चल रहा है इधर से। phi m डिक्रीज़ हुआ तो इधर ये जो phi m प्राइमरी के साथ भी लिंक होता था, मतलब E1 भी डिक्रीज़ होगा। phi m डिक्रीज़ हुआ, क्यों डिक्रीज़ हुआ? phi2 के कारण। phi2 के कारण phi m डिक्रीज़ हुआ क्योंकि phi2 phi m का अपोज कर रहा है ड्यू टू लेंज लो, मतलब phi m डिक्रीज़ हुआ। अभी phi m के कारण तो यहाँ E1 जनरेट हो रहा है, अपना बैक EMF कैसे जनरेट हो रहा है? इसके कारण ही जनरेट हो रहा है। तो इसके कारण जो ये जनरेट हो रहा था, अभी यही जो phi m ही कम हो गया तो ऑब्वियसली E1 भी कम होगा, इसके कारण E1 कम होता है। तो मतलब V1 माइनस I1 का डिफरेंस बढ़ गया। अभी ये जो कम हो गया, E1 कम हो गया, तो इसका डिफरेंस बढ़ गया। तो अभी V1 माइनस E1 का डिफरेंस बढ़ गया, तो अभी इसको कम करने के कारण प्राइमरी में से एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको ही तो बोलते हैं काउंटर बैलेंसिंग करंट। अभी ये जो करंट जो एक्स्ट्रा फ्लो होगा वो क्या कराएगा? एक्स्ट्रा phi m जनरेट कराएगा। मतलब पहले जो ये जो अपोज कर रहा है और ये अपोज कर रहा था, इसके कारण इसकी वैल्यू कम हो गई, phi m की वैल्यू, मेन फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई। लेकिन अभी प्राइमरी में से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, मतलब जो अपोज हो रहा था उसका जो डिक्रीज़ हो रहा था फ्लक्स, वो फिर से जनरेट हुआ, मतलब phi m उसकी कांस्टेंट वैल्यू पे आ गया। जो डिक्रीज़ हो रहा था उसका अपोज कर दिया इसने, एक्स्ट्रा करंट ने। मतलब ये जो एक्स्ट्रा करंट अभी जो फ्लो हुआ प्राइमरी में से, वो जो फ्लक्स का अपोज होता था उसको कम करा दिया, उसको मेंटेन वैल्यू पे ले आया। अभी ये जो मेंटेन वैल्यू पे आ गया तो अपना E1 भी जो मेंटेन वैल्यू पे आ गया, मतलब ये डिफरेंस जो था वो भी अभी कम हो गया और उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक जो वैल्यू रहेगी उसके ऊपर आ गया। उस स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू पे आ गया, मतलब जो V1 माइनस E1 का डिफरेंस जो स्टैंडर्ड था वो आ गया। और जो फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा था वो I1 के कारण सरभर हो गया, कंट्रीब्यूट कर दिया I1 ने उतना। तो ये जो हुआ वो किसके कारण हुआ? काउंटर बैलेंसिंग करंट I1 डैश के कारण हुआ। तो इट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये काउंटर बैलेंसिंग करंट क्यों इम्पोर्टेंट है। और आपको डायरेक्टली ऐसा ही आपको पता होगा कि I1 हो तो I1 इज़ इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि I1 डैश क्यों फ़्लो हुआ? तो ये ऐसे फ़्लो होता है, ये कारण है I1 का फ़्लो होने का, कि क्यों I1 डैश करंट फ़्लो होता है और I1 कैसे, ये दोनों का फेज़र सम होता है, I0 का भी और I1 का भी। I hope you understand this video. If you understand this video, like and subscribe my channel Infinite Knowledge. Thanks for watching.